प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग जो प्रॉब्लम गिवन होती है उसकी रिवर्स कंडीशन लेके चलते हैं, देन फिर उसको गलत प्रूफ करते हैं। इसका मतलब उसका रिवर्स सही है, मतलब रिवर्स को एज्यूम करेंगे, देन फिर प्रूफ करेंगे कि वो हमारा एजम्पशन गलत था, देन हम लोग लिखेंगे कि जो हम ले रहे थे उसका रिवर्स सही होगा। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एक बड़ा फेमस प्रॉब्लम है इसका कि प्रूफ करना है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स एज्यूम करेंगे। कैसे एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, √2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर √2 रेशनल होगा तो जाहिर सी बात हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, p/q के फॉर्म में। और p/q कैसे होंगे, एक तो q 0 नहीं होगा और p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब p और q जो होंगे आपस में तो डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। p q से डिवाइड होगा और q p से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं कह सकता हूँ 3/2 इस तरीके से। भाई तभी तो रेशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक, तो हमने एज्यूम किया कि √2 इज रेशनल नंबर, तो इसको हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया जहां p एंड q आर को प्राइम। अब देखिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम करेंगे स्क्वायर। इधर भी कर लिया स्क्वायर और इधर भी कर लिया स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल टू p²/q²। इसका मतलब क्या हुआ, p² इक्वल टू 2q²। इक्वेशन नंबर 1। तो हम कह सकते हैं कि p² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, अगर किसी का स्क्वायर 2 का मल्टीपल होता है तो जाहिर सी बात है वो सेल्फ नंबर भी 2 का मल्टीपल होता है। फिर तो हम लिख सकते हैं कि दैट मीन्स p इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। अगर p² 2 का मल्टीपल होगा तो p भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस एजम्पशन से हम क्या लिख सकते हैं, इस एजम्पशन से इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, p इक्वल टू 2m। सपोज करो m कोई वेरिएबल है। अब अगेन हम स्क्वायर करते हैं तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m²। ठीक, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड, इससे देखिए क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड p² इक्वल टू 2q² है, इधर क्या है 4m²। तो p, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2q² इक्वल टू 4m²। ठीक है, तो q² इक्वल टू क्या हो गया, 2m²। तो q² इक्वल टू 2m² जब आपने निकाला तो इससे क्या निकल के आएगा कि q² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, और जब q² इज मल्टीपल ऑफ 2 है तो हम लिख सकते हैं कि q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। भाई अगर स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो q भी 2 का मल्टीपल होगा, है ना। तो अब देखिए ये जो मैंने लिया था थर्ड, इसको हम दे देते हैं नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड क्या कह रहा है, p इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और q इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब है कि p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। जबकि हमने एज्यूम क्या किया था कि p एंड q आर को प्राइम, जबकि यहां पर क्या होगा, एक कॉमन मल्टीपल आ गया 2। दैट मीन्स जो हमने एजम्पशन लिया था वो गलत था। दैट मीन्स p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, p एंड q आर नॉट को प्राइम। So our assumption was wrong.
इज रॉन्ग। तो अगर हमारा assumption रॉन्ग हो गया तो क्या हो गया, जो हमने पहले लिया था कि अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर से समझिए, रेशनल लिया तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा, पी एंड क्यू आर को प्राइम, स्क्वायर कर दिया पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल होगा तो पी भी 2 का मल्टीपल होगा, तो हमने लिख दिया पी इक्वल टू 2m, इससे निकला पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2m स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, तो q इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 2। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ हम क्या कह सकते हैं, p एंड q आर मल्टीपल ऑफ 2, दोनों q भी मल्टीपल 2 का हो गया तो p भी 2 का मल्टीपल हो गया। तो दैट मींस जो हमने अजम्पशन लिया था को प्राइम वाला वो गलत हो गया, क्यों, दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया 2, कॉमन फैक्टर 2। सो दैट मींस हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था। दैट मींस अंडर रूट 2 जो हम रेशनल ले रहे थे वो रेशनल नहीं होगा, अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप कॉन्ट्राडिक्शन के एग्जाम्पल को आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और लेके मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको प्रूफ करना है कि p स्क्वायर इज इवन, p स्क्वायर इज इवन, देन p इज इवन, देन p इज इवन। ये हमको प्रूफ करना है कि अगर p स्क्वायर इवन होगा तो p भी इवन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम p स्क्वायर इज इवन देन p इज ऑड, उल्टा हम मान के चलते हैं, देन p इज ऑड। ठीक, अब देखिए, तो देखिए इवन नंबर को आप कैसे लिखते हैं, अगर x अगर इवन होगा तो इवन नंबर को कैसे लिखते हैं आप, 2 into n, और ऑड को कैसे लिखते हैं 2n प्लस 1। भाई एक वैल्यू होगी तो इवन, 2 होगी तो इवन, 3 होगी तो इवन, अगर ऑड लिखना हो तो 2n प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6 1 7, कुछ भी रखिए आप, ये ऑड ही आएगा हमेशा। तो हमने लिया है p इज ऑड, तो ठीक है p किस फॉर्म में आएगा, 2n प्लस 1 के फॉर्म में, स्क्वायर कर दीजिए तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में बनाते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या गया, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इस चीज को x मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 1 के फॉर्म में, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 2x प्लस 1। तो ये तो ऑड नंबर का ऑड का फॉर्मेट आ गया, ये ऑड का फॉर्मेट आ गया ना, कि अगर मैंने ऑड लिया था p की वैल्यू तो p स्क्वायर क्या हो गया, ऑड, जबकि p स्क्वायर क्या होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, जबकि p स्क्वायर जो है हमारा वो ऑड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन था वो गलत है। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि p स्क्वायर दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड, तो p स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमेशा इवन होना चाहिए। दैट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कैन से कि p स्क्वायर इज इवन। तो ये मैंने जो लिया था कि p इज ऑड, ये चीज गलत हो गई, दैट मीन्स p इज इवन, ये चीज हमारी प्रूफ हो जाती है। ठीक, तो आप रिवर्स लेके चलिएगा, लास्ट में चीज गलत हो जाएगी, अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो उसका रिवर्स जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक हमारा छूट गया है इसमें फर्स्ट यूनिट में, इसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी, दैट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन। छोटा सा टॉपिक है, आपके सिलेबस में केवल इंट्रोडक्शन है, मैं बता देता हूं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन देखिए, बेसिक से बताता हूं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा, मेन इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 कॉमा c और c इक्वल टू a प्लस b, और मैंने प्रिंट करा लिया printf परसेंटाइल d कॉमा c, दैट्स इट, ये प्रोग्राम है। अब देखिए हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब वो कितना टाइम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, कितने टाइम में, और स्पेस मतलब कितना मेमोरी स्पेस वो कंज्यूम कर रहा है।
तो जाहिर सी बात है जितना कम टाइम में जितना कम स्पेस लेगा प्रोग्राम उतना ही एफिशिएंट होगा। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहाँ कंप्यूटर साइंस में कि अगर सपोज करो कोई प्रोग्राम आपने रन करवाया तो आप उसको उस तरीके से नहीं लिख सकते कि ये प्रोग्राम 0.2 माइक्रोसेकंड में एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? सपोज करिए किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम है, किसी में 4 GB रैम है, सीपीयू के वेरिएशन भी अलग अलग है। तो हो सकता है कि वही प्रोग्राम 2 GB वाले कंप्यूटर पे ज्यादा टाइम ले और 4 GB के कंप्यूटर पे कम टाइम ले। ऐसा भी हो सकता है इस 4 GB उस टाइम ज्यादा लोड हो, 2 GB वाला खाली हो तो ये जल्दी एग्जीक्यूट कर दे। तो सेकंड में हम मेजर नहीं कर सकते। फिर कैसे मेजर करेंगे? हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि किसी प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब देखो सीधे सी बात समझना, इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन वाला कौन सा स्टेप है? यही वाला स्टेप है। तो ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अभी और कहानी बताते हैं इसके बाद की। इसका मतलब क्या है? ये इसमें एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखता हूँ। फॉर लूप मैंने लगाया i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके अंदर फिर से फॉर लूप लगाया j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, ब्रैकेट बंद कर दिया यहाँ से। ये अब ये कितना टाइम चलेगा? n टाइम्स तो ये लूप चलेगी, देन हर किसी के लिए n टाइम्स ये भी चलेगी। तो ये कितने टाइम्स चलेगी? n इंटू n, मतलब n स्क्वायर टाइम्स। तो ये प्रोग्राम तो 1 टाइम चला, ये प्रोग्राम n स्क्वायर टाइम चला। तो आप लोगों ने देखा होगा जनरली लिख देते हैं इसको ऑर्डर ऑफ 1, इसको लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो ये क्या है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कितने इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होंगे। मैं बहुत बेसिक लेवल में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन है तो नोटेशन समझ में आ जाए, बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसमें इंस्ट्रक्शन एक एग्जीक्यूट होगा, इसमें n स्क्वायर। अगर यही लूप m टाइम्स चले और ये n टाइम्स चले तो m इंटू n टाइम्स हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अब देखो आपको याद हो मैंने फंक्शन में कहा था कि ये फंक्शन जब आपका आता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि ये कंप्यूटर साइंस में कहां से निकल के आता है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन आप लिख रहे होते हैं ये यही इक्वेशन है कि कितने टाइम्स उसके कितने इंस्ट्रक्शंस उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने टाइम्स इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो किसी का log n टाइम्स आएगा तो f ऑफ n की वैल्यू हो जाएगी log n, किसी का n स्क्वायर प्लस n तो n स्क्वायर f n की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर प्लस n। तो फंक्शन बेसिकली यहां से निकल के आते हैं। तो ये तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सेकंड में क्यों नहीं लिखते हैं और ये इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखे जाते हैं। अब देखो बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो होते हैं वो 5 होते हैं, होते तो 3 हैं। ध्यान से देखिएगा, बिग O, बिग ओमेगा और थीटा। ठीक, ये हमारा बताता है बिग O वर्स्ट केस के लिए। अभी बताता हूं केस क्या होते हैं। वर्स्ट केस, ये बेस्ट केस और ये एवरेज केस। अब आप कहोगे कि वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज ये क्या होता है। देखिए अगर कोई प्रोग्राम में लिख रहा हूं, सपोज करो सॉर्टिंग का प्रोग्राम आपने लिखा है, उसमें आपने वैल्यू डाली सीधा 1 2 3 4 5 और नॉर्मल सॉर्ट हम लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? एरेज ऑलरेडी सॉर्टेड, उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ेगा लोगों को। तो ये हो गया बेस्ट केस एक तरीके से। अब आपने सपोज करो बिल्कुल रिवर्स वैल्यू डाल दी 5 4 3 2 1 और आंसर चाहिए 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया? वर्स्ट केस की, इससे बेकार सिचुएशन नहीं हो सकती। अब सपोज करो आपने कुछ वैल्यू थी ये डाली 1 2 3 और इसके बाद डाल दी 5 और 4। तो इसमें क्या है? यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं, कंपैरिजन नहीं करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया एवरेज केस। ठीक, कि बेस्ट केस में इतने इंस्ट्रक्शंस, वर्स्ट केस में इतनी और एवरेज केस में इतने। अब देखिए बेस्ट केस क्या करता है, ये मिनिमम वैल्यू देता है आपको। बेस्ट केस का मतलब क्या है? ये लोअर बाउंड प्रोवाइड कराएगा, लोअर बाउंड कि कम से कम इतना टाइम लगेगा। वर्स्ट केस का मतलब क्या है? ये अपर बाउंड देता है कि ज्यादा से ज्यादा इतने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे और ये तो बीच में रहता ही रहता है। तो बेस्ट केस लोअर बाउंड को प्रोवाइड करता है और वर्स्ट केस अपर बाउंड को प्रोवाइड करता है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये प्रोवाइड कराता है आपका वर्स्ट केस अपर बाउंड के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और ये लोअर बाउंड देता है मतलब कम से कम। ठीक, और ये इन बिटवीन रहता ही है। अब देखिए लिखा कैसे जाता है। सपोज करिए कोई एक फंक्शन है fn,
मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई फंक्शन है एक एफ एन, अभी यही बता देता हूँ नीचे, एफ एन, तो इसको आपको लिखना है बिग ओ ओमेगा या थीटा के केस में। तो जनरली आप ऐसे लिखते हैं ना किसी फंक्शन को 4x², है ना, तो इसी तरीके से इसी फॉर्म में लिखा जा रहा है c इंटू जी एन। ठीक, इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको कि ये चीज कैसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी। तो अब देखिए बिग ओ मैंने लिखा, ठीक, वर्स्ट केस, और ये देता है क्या, अपर बाउंड। तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी आपके एफ एन की वैल्यू होगी, जो फंक्शन जिस फंक्शन के लिए आप लिख रहे हैं, तो अगर इसको लिखना हो ऑर्डर ऑफ जी एन के फॉर्म में, ध्यान समझिएगा, के लिए एफ एन के लिए, एफ एन के लिए सच दैट, अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं लिख लूंगा। ठीक, अगर ओमेगा में लिखना हो तो ओमेगा को लिख देते हैं ओमेगा ऑफ जी एन। ठीक है, ये भी किसके लिए लिखोगे आप, फंक्शन एफ एन के लिए, एफ एन सच दैट। थीटा लिखना हो तो थीटा ऑफ जी एन इक्वल टू, सभी चीजें मैं एफ एन के लिए, इस फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करूंगा। तो अब देखिए लिखा कैसे जाता है, ये देता है अपर बाउंड, तो इसका मतलब होगा कि एफ एन जो है वो लेस देन इक्वल होगा सी इंटू जी एन के, क्योंकि सी एन ये क्या हो गया, अपर बाउंड, और एफ एन की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल होगी। अपर बाउंड दे दिया, ये लोअर बाउंड देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एन जो है सी इंटू जी एन से बड़ा होगा और ये 0 से बड़ा होगा। तो ये देखिए ये लोअर बाउंड दे दिया, ये अपर बाउंड दे दिया। ठीक, ये पूरी लाइन है ऑर्डर ऑफ जी एन इक्वल टू एफ एन सच दैट एफ एन की वैल्यू ये होगी। ओमेगा के केस में एफ एन सच दैट एफ एन से लेस होगा, ये लोअर बाउंड दे रहा है, और ये मीडियम में आता है, तो इसके लिए हम दो कांस्टेंट लेते हैं, क्या कि एफ एन जो होगा वो C1 इंटू जी एन से बड़ा होगा और C2 इंटू जी एन से छोटा होगा, और ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दैट्स इट। ठीक, अब आपके समझ में आ गई। मैं रिपीट करता हूं, बिग ओ ओमेगा थीटा, नीचे देखो मैंने पहले तो केस बताया, बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है। बेस्ट केस में आपको लोअर बाउंड दी जाती कम से कम इतने इंस्ट्रक्शन, वर्स्ट केस में ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो बेस्ट केस के लिए ओमेगा रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्स्ट केस के लिए, बेस्ट केस के लिए ओमेगा, वर्स्ट केस के लिए बिग ओ, एवरेज के लिए थीटा। अब ये अपर बाउंड और ये लोअर बाउंड देगा, तो अपर बाउंड जीएन के फॉर्म में लेना है, एफएन को जीएन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखिए अपर बाउंड इधर लिख देंगे, लोअर बाउंड तो इधर लिख देंगे, और थीटा लिखना हो तो C1 इंटू जी एन और C2 इंटू जी एन, दो के बीच में। ठीक, अब देखिए इसका कई बार ग्राफ भी बनाना पड़ता है, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, तीनों के लिए बताता हूं। तीनों में पहले तो आप FN बना लीजिए, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ फिर कम फिर ज्यादा, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा FN, ये हो गया इधर FN, ये हो गया इधर FN। अब बिग ओ के केस में क्या कह रहा है, ये अपर बाउंड देता है CGN, तो आप ग्राफ इस तरीके से बना दीजिए, ये हो गया C इंटू जी एन। यहाँ FN से छोटा होता है तो आप इसको इस तरीके से, ये रहा C इंटू जी एन। यहाँ दोनों बाउंडेशन निकलती हैं तो एक ऐसे निकाल दीजिए और एक ऐसे निकाल दीजिए, ये हो गया C1 इंटू जी एन, ये हो गया C2 इंटू जी एन। ठीक, तो ये बिग ओ के लिए हो गया, ये ओमेगा के लिए हो गया, और ये थीटा के लिए हो गया, ये ग्राफ हो गया। ठीक, अब दो चीजें और होती हैं, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा, ये चीज और आपको समझनी पड़ेगी। ये इनको बोलते हैं हम लोग लूज बाउंड, ये लूज अपर बाउंड है, देता ये भी अपर बाउंड है बट लूज अपर बाउंड। ठीक, और ये लूज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। ठीक, तो अब देखो अंतर क्या होता है, बिग ओ के केस में जो आपने कंडीशन लिखी थी वही कंडीशन रहेगी एज इट इज, अपर बाउंड तो देगा, ठीक, यही कंडीशन रहेगी, बट ये लेस देन वाली जो कंडीशन थी ना ये हट जाएगी। यहाँ पे देखिए, सॉरी इक्वल वाली, यहाँ पे लेस देन इक्वल लगा था ना, यहाँ इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, इक्वल वाली कंडीशन नहीं आएगी, और यहाँ पर
और इस वाले केस में क्या रहेगा, बिग ओ के ये स्मॉल ओ है, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा के केस में आप क्या लिखेंगे, सेम चीज, जीरो यहां पे तो इक्वल रहेगा बट यहां पे इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, बस ठीक है ना। ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये इक्वलिटी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ये इक्वलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक। तो आपके सिलेबस में केवल एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एंड एक्सप्लेन। तो अब आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में मैंने आपको बताया कि पहले तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऐसे सेकंड में नहीं लिख सकते थे, इंस्ट्रक्शंस में हम नापते हैं, तो इसलिए लगा दिया, बता दिया मैंने आपको कि 1 क्या होता है, n² कहां से आता है। अब जो आगे लिखते हैं बिग ओ ओमेगा थीटा, ये कैसे लिखे जाते हैं, तो ये पता इस तरीके से, बेस्ट केस में है तो फिर आप लिखेंगे ओमेगा, वर्स्ट केस है तो बिग ओ, एवरेज केस है तो थीटा, इसमें अपर लोअर बाउंड, इसमें अपर बाउंड, ये एवरेज केस के लिए। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन एफ एन है, उसको अगर आप और बिग ओ ऑफ n² के टर्म में लिखना चाहते हैं, एन के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन ये होती है, ओमेगा की कंडीशन ये होती है और थीटा की कंडीशन ये होती है, ठीक। मैं कलर चेंज करके एक बार लाइन खींच देता हूं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। इसके केस में कंडीशन ये होती है, इसके केस में कंडीशन ये होती है और थीटा के केस में कंडीशन ये होती है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ये रहा, और स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा पूछा जाता है तो ये लूज अपर बाउंड है, ये लूज लोअर बाउंड है, इसमें ये लेस देन वाली कंडीशन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ खत्म हो जाती है और इसमें इक्वलिटी वाली कंडीशन यहाँ खत्म हो जाती है, बात खत्म। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में बस आपको इतना ही पढ़ना है, ज्यादा और डीप में नहीं जाना है। आगे जब आप डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम डार्क हम वीडियोस बनाएंगे पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि इसका और डिटेल क्या है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी होते हैं वो भी बताएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बोला था ना, फंक्शन जो है मैथमेटिक्स में कंप्यूटर साइंस के एल्गो से निकल के आते हैं, तो ये इसी तरीके से निकल के आते हैं, जो ये मैंने प्रोग्राम लिखना बताया ना अभी आपको, इस तरीके से, ठीक। तो आज आपका फर्स्ट यूनिट जो था वो कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, कहो तो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ाया है, सेट थ्योरी बता दी, ठीक, रिलेशन बता दिए, फंक्शन बता दिया, सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये फंक्शन का ही टॉपिक था, वहां पे मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा लास्ट में खत्म करा देंगे, कोई छोटा सा टॉपिक था। मैथमेटिकल इंडक्शन बता दिया आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी मैंने करा दिया। तो ये टॉपिक मैंने ली थे फर्स्ट यूनिट में, तो मोर देन सफिशिएंट। मैंने लास्ट ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस भी कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी प्रॉब्लम्स आप बुक से भी कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं। तो इस टॉपिक से हमारा जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, यूनिट 2 ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो से। कहीं कोई भी डाउट आती है, कोई दिक्कत आती है, किसी के प्रॉब्लम आपको और चाहिए या किसी के सॉल्यूशन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।